नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अपने क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पढ़ा था पहले रिएक्शन के बारे में, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए नाम में क्या है, डिकम्पोज, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीजें ब्रेक हो रही हो, टूट रही हो। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक होना। तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटी छोटी सिंपलर यूनिट में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन समझते हैं। द रिएक्शन in which breakdown of complex substance takes place into two or more simpler substance is called decomposition reaction. ने क्या बोला है? द रिएक्शन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के, टूट करके छोटी छोटी सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट होने लगे, तो उसे आप क्या बोलने लगोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलने लगोगे। देखिए, जब भी किसी भी चीज को तोड़ना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ उसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जिस रिएक्शन के दौरान आप एनर्जी को सप्लाई करते हैं उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो ऑलवेज कैसी होती हैं? ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात आएगी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको हमेशा कैसी मिलेंगी? एंडोथर्मिक। रिप्रेजेंटेशन को या जनरल इक्वेशन को भी देख लेते हैं। जैसे हमने कॉम्बिनेशन को देखा था, रिप्रेजेंटेशन, या जैसे हमने जनरल इक्वेशन बोला था, कोई एक कंपाउंड ले लिया आपने ए, ये स्प्लिट होकर के V प्लस C में टूटने लगे, तो ये क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिशन। पहले क्या था? एक था, वो टूट करके दो में कन्वर्ट हो गया, या आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड XY है, टूट करके किस में कन्वर्ट हो गया? X प्लस Y में। तो फिर हमने क्या बोल दिया कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था जो सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है, हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोल पाएंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा होगी कैसी? एंडोथर्मिक होगी। हमेशा उस रिएक्शन को रिएक्शन में प्रेजेंट कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, मतलब उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें आप क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। अब ये एनर्जी जो है, या तो आप हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, सनलाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हैं। इस बेसिस पे कि ये एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई की गई है, हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्दर 3 टाइप्स की होंगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की मिलेंगी? 3 तरीके की। किस बेसिस पे? कि भाई ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी को किस फॉर्म में सप्लाई किया गया है। तीनों के मैं एक बार नाम मेंशन कर देता हूं। पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक
या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तीसरी होती है यहाँ पे फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक बोले, फोटोकेमिकल बोले, कोई नहीं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 1 बाय 1 हम लोग तीनों रिएक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो थी, थर्मल का मतलब किससे होता है, हीट से। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, हीट की प्रेजेंस में, मींस दोज रिएक्शन विच रिक्वायर हीट टू प्रोसीड, जिन रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिफाइन कर सकते हैं, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which takes place in presence of heat या बोल सकते हैं which proceed when energy is supplied in the form of heat are called thermal decomposition reaction। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनके होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें आप क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। या ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनके प्रोसीड होने के लिए एनर्जी को हीट की फॉर्म में सप्लाई किया जाता है तो उन्हें आप क्या बोल सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके हम। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नाम मैं मेंशन कर देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। याद होगा आपको, हमने कैटायन एनायन पढ़े थे, पोटेशियम K+1, क्लोरेट बोलते थे Cl2O3-1 को, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता था, KClO3 आता था। तो KClO3 हम लोगों ने लिखा पोटेशियम क्लोरेट को। अगर इसको आप हीटअप करते हैं तो हीटअप करने पर ये KCl बनाता है, साथ में आपको ऑब्टेन होता है ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 6, 2 3 2 6। अगेन एक सॉलिड है, ये भी एक सॉलिड है, ये एक गैस है। नाम मेंशन कर देते हैं, ये कौन है, पोटेशियम क्लोरेट। ये कौन है, पोटेशियम क्लोराइड। और ये कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करते हैं इसका जो डिकम्पोजिशन होता है एक सब्सटेंस की प्रेजेंस में होता है, दैट इज MnO2। मैग्नीज का एक ऑक्साइड है जिसके बारे में कुछ बातें, बिहेव एज कैटलिस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में टर्म यूज कर लेते हैं,
कि MnO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है बताइए, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट का काम मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, रिएक्शन को जल्दी से प्रोसीड कराने का काम करते हैं, तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लैक इन कलर, इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा और एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो एक आपने कैल्शियम कार्बोनेट देखा जिसे आप हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दूसरा आपने पोटेशियम क्लोरेट को देखा जिसको मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जिसके रिजल्टेंट पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आप FeSO4 ले लीजिए, हीट करते हैं इसको, क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, ये भी गैस। देखो ये कौन है, फेरस सल्फेट, ये कौन है, फेरिक ऑक्साइड, ये कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कौन है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसके कलर की बात करते हैं। जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है, या पेल ग्रीन, लाइट ग्रीन भी बोल सकते हैं, और ये ब्राउन कलर। देखो मैंने जब कलर्स मेंशन कराए होंगे पहले या बोला होगा तो इसके साथ रेडिश ब्राउन भी बोला होगा, तो ब्राउन या रेडिश ब्राउन दोनों ही कलर इसके एग्जाम्स में यूज करते हैं। कभी रेडिश ब्राउन लिखा रहता है तो कभी ब्राउन, तो कुछ भी लिखा हो आपको मतलब किससे होगा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड से होगा। देखो एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने फेरस सल्फेट लिखा है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट नहीं लिखा। याद रखना एक सब्सटेंस होता है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। लेकिन इसे जब आप हीटअप करते हैं तो हीटअप करने पर ये बनाता है FeSO4 प्लस 7H2, 7 वाटर मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो गए, और इसे फिर आप बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। हीट होने के बाद इसने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया और इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, वाइट, या कहीं कहीं कुछ बुक्स में पेल ग्रीन लिखा रहता है, बहुत लाइट ग्रीन कलर ऑब्टेन होने लगता है ऐसी सिचुएशन में। तो देखो बात आती है भैया ये आप वाइट लिख रहे हो, यहाँ पे तो आपने फेरस सल्फेट ग्रीन लिखा है, तो फिर देखो एक्चुअलिटी में यहाँ पर जो हमने लिखा है ये एनहाइड्रस नहीं लिखा, एक्चुअलिटी में हम ग्रीन विट्रियोल ही लिख रहे हैं, लेकिन रिएक्शन को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल इस डॉट के बाद लग रहे हैं इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इनको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो किसी भी एक क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इनको आप क्या बोलते हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई भी जो होने वाली रिएक्शन है वो थोड़ी सी आसान दिखे, इसीलिए हम लोग रिएक्शंस के दौरान वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को यूज नहीं करते। अगर यहाँ पर मैं व्हाइट कलर लिखता है इसका मतलब ये क्या होता है, एनहाइड्रस। या व्हाइट कब लिखता जब यहाँ एनहाइड्रस लिखा होता, तो यहाँ मैंने एनहाइड्रस नहीं लिखा, इसका मतलब मैं बात तो ग्रीन विट्रियोल की कर रहा हूँ, लेकिन मैं वाटर मॉलिक्यूल को क्यों नहीं दिखा रहा, जिससे कि रिएक्शन हमारी आसानी से समझ में आए। याद रखना है इस चीज को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। इसी तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन के एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप लेड नाइट्रेट को ले लीजिए, फोर्थ एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस।
लेड नाइट्रेट, लेड +2 में है, नाइट्रेट NO3-1 होता है। हीट करिए इसको, ये बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगेन रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, 2 2 4। ऑलरेडी बैलेंसिंग हम पढ़ चुके हैं, कैसे बैलेंसिंग करनी है। ये आपका अगेन सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा और ये भी गैस होगा। इसको आप बोलते हैं लेड ऑक्साइड बोल सकते हैं या फिर लेड मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं। ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगेन ये आपका ऑक्सीजन है। ये जो एक कलरलेस कंपाउंड होता है, ये क्या है, एक कलरलेस कंपाउंड है। लेड मोनोऑक्साइड येलो कंपाउंड मिलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। कोई भी अगर गैस इवॉल्व होती है उसको आप फ्यूम्स टर्म भी, अगर किसी और गैस के साथ, तो आप उसे फ्यूम्स भी बोल देते हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलते हैं किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। देखिए कभी कभी ना यहाँ पे येलो की जगह येलो रेसिड्यू यूज करते हैं। देखिए रेसिड्यू का मतलब क्या होता है वो समझ लेना, यहाँ पे रेसिड्यू नहीं लिखना, लेकिन अगर कभी आपको लिखा मिले तो उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। देखिए जब ये रिएक्शन होगी तो ये सॉलिड, ये गैस, दोनों गैसेस क्या हो जाएंगे, एक और सिर्फ क्या बचा, एक सॉलिड। तो जो बचा हुआ रह गया वो कौन है, लेड ऑक्साइड। तो इसीलिए क्या बोल दिया इसे, येलो रेसिड्यू, जो बचा हुआ रह गया इस रिएक्शन के दौरान। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और रिएक्शन है आपकी, बिल्कुल इसी के सिमिलर है। कॉपर नाइट्रेट को ले लीजिए आप, CuNO3 का होल ट्वाइस। हम लोग सिर्फ उन्हीं कलर्स को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जो हमारे काम आने वाले हैं या यूज होते हैं या पूछे जाते हैं ना। कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन मिलता है। अगेन बैलेंसिंग करेंगे, सेम टाइप ऑफ बैलेंसिंग होती है यहाँ पे भी, बिल्कुल सिमिलर। अगेन ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। नाम इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इनके लिख देते हैं। कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे कॉपर क्या था, +2 में था, नाइट्रेट NO3-1 था। क्रिस क्रॉस करा आपने, इसके रिजल्टेंट आपको क्या मिल गया, CuNO3 का होल ट्वाइस। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे Pb+2 NO3-1, उसी तरीके से यहाँ Cu+2 NO3-1। ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, या क्यूपरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कॉपर नाइट्रेट के कलर को आप याद रखेंगे, इसका जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लू। तो जो ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट है, अगर आप उसे हीट करते हैं तो ऐसा करने पर कॉपर ऑक्साइड मिलता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स अगेन मिलेंगे, साथ में ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अगेन क्या मिलेंगे आपको, ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। ये 5 एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, किसको लेकर के, थर्मल डिकम्पोजिशन को लेकर के। तो 5 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन एंड कॉपर नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन जिस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई करी जाएगी, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलने लगोगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलने लगोगे। तो दोज रिएक्शंस, या और अच्छे से बोला तो दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन which require electrical energy to proceed are called
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने दूसरी फॉर्म में भी लिख दिया, आप चाहो पिछली जो डेफिनेशन है सीधी उसी फॉर्म में लिख सकते थे। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच heat is supplied in the form of electricity is called electrochemical decomposition reaction. Yeah, those decomposition reaction which require electrical energy to proceed are called electrolytic decomposition reaction. यहाँ पे भी एक कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करते हैं। पहला एग्जांपल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर लिया, लिक्विड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये H2 बनाएगा, साथ में O2 बनाएगा, ये भी गैस और ये भी गैस, बैलेंस करिए, 2 आ जाएंगे दोनों तरफ। देखो हाइड्रोजन गैस जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस H+ मिलकर के H2 बने होंगे, तो जो H+ है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाता है, कैथोड पे, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कैथोड पे, जबकि ये कहाँ पे मिलेगा, एनोड पे। याद रखना जो यहाँ पे कैथोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो जिस पर कैथोड किसे बोल रहे हैं, जिस पे कैटायन जा रहा है, पॉजिटिव वाला जा रहा है, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो सामने वाले पे जिस पे अट्रैक्ट होगा उस पे कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलती है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलती है, एनोड पे। देखिए क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे, साथ में आप क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं, एसिड। देखिए एसिड डालने से क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की जो क्षमता है उस वाटर की, H2 और O2 में डिसोसिएट होने की जो कैपेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वी ऑब्टेन 2 गैसेस बट वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज जस्ट डबल ऑफ द अनदर गैस, एक्सप्लेन व्हाई। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, आप एक्सप्लेन करो। देखो ऑक्सीजन गैस देख रहे हो तो इसके आगे क्या है, 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या है 2, भाई इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 1 मॉलिक्यूल, मतलब इसका जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो जस्ट क्या है, डबल। तो यहाँ पर देखो जब वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एक गैस मतलब हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या मिलता है, जस्ट डबल। इसका मतलब जो वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के जस्ट क्या होते हैं, डबल। देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में, 2, ऑक्सीजन के कितने, 1। तो बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वन गैस इज इवॉल्व्ड at cathode having just double the volume of another gas which is evolved at anode, because water constitute of hydrogen and oxygen in which 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen are present। तो यहाँ पर जो वाटर में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम के क्या है, जस्ट डबल। इसीलिए प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम के जस्ट क्या मिल रहा है, आपको डबल ऑब्टेन हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल इसका, आपने क्या करा, NaCl ले लिया, कैसा, मोल्टन। मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म होगी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इससे, ये कैसा है, मोल्टन फॉर्म है। इस चीज को आप याद रखेंगे, नाम तो पता है इसका, सोडियम क्लोराइड है। ये किसमें टूटेगा, सोडियम प्लस क्लोरीन में, बैलेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम, इसका नाम क्लोरीन। देखिए मेटल है सोडियम, आपको पता होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेबिलिटी रखेगा, जिसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
और तो इस पे अगर पॉजिटिव है तो ये किस पे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल पे, और नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड। तो आपको सोडियम कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। ये कहाँ पे मिलता है, कैथोड पे मिलता है, जबकि क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। ठीक है, एट एनोड। क्लोरीन के बारे में एक चीज और होती है, ये येलो ग्रीन गैस होती है, येलो ग्रीन गैस। इसका जो कलर है वो येलो ग्रीन या ग्रीनिश येलो कलर में आपको ऑब्टेन होती है गैस, दैट इज द क्लोरीन। एक और एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन ये भी मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, मतलब लिक्विड है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर एल्यूमिनियम बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन बनाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 2 4 3। अगेन ये सॉलिड होगा और ये गैस होगी। ये मेटल है तो ये एल्यूमिनियम मेटल तो कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, जबकि ऑक्सीजन गैस कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। इसका नाम पहले तो ये किस फॉर्म में है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, मोल्टन। मोल्टन का मतलब समझते हैं ना, पिघली हुई, जिसे मेल्ट किया गया हो। इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो फॉर्मूले को एक बार बना के दिखा देता हूँ। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3, कैटायन ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ आपको। ऑक्साइड O-2, क्रिस क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, Al2O3। तो वही मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेंशन करा है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं आप, लेकिन याद रखना, आप जब भी सोडियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कोई मेटल का सॉल्ट लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में लेके जाते हैं, और आप उस मेटल को ऑब्टेन करने की बात कर रहे हो, तो आपको हमेशा वो मेटल का सॉल्ट कैसा लेना पड़ेगा, मोल्टन लेना पड़ेगा। अगर आपने मोल्टन की जगह भैया लिक्विड तो ये भी, और अगर इसे पानी में घोल दो तो भी लिक्विड होगा, नहीं बिल्कुल सही बात है। बट जैसे ही आपने एक्वस ले लिया, वाटर में मिक्स करके ले लिया, तो यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, कुछ अलग होंगे, जिनको हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर जब आप आगे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे एक्वस सोडियम क्लोराइड की या एक्वस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, दैट इज चैप्टर नंबर 3 में, मेटल एंड नॉन मेटल में, तो वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे, यहाँ पर जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हो तो जो भी मेटल सॉल्ट हैं वो किस फॉर्म में होंगे, आपके मोल्टन फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में नहीं होंगे। तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई होगी, फोटो का मतलब सनलाइट, तो दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which proceed when energy is supplied in the form of sunlight are called फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होगी, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनके प्रोसीजन के लिए, जिनको प्रोसीड होने के लिए एनर्जी किसके फॉर्म में मिले, सनलाइट की फॉर्म में। दो एग्जांपल्स इनके भी हम लोग देखते हैं। पहला मैंने ले लिया एग्जांपल AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में ये Ag प्लस Cl2 में स्प्लिट हो जाएगा। बैलेंस करते हैं, ट्वाइस AgCl ट्वाइस Ag। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है। नाम सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम सिल्वर, और इसका नाम क्लोरीन। जो सिल्वर क्लोराइड है वाइट कलर का सब्सटेंस होता है,
अगर आप इससे सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट जब इससे पास होती है तो ये क्या करता है, ग्रेस वाइट कलर के एलिमेंट सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेस वाइट, और साथ में क्लोरीन मिलती है जिसका कलर कैसा होता है, येलो ग्रीन या ग्रीनिश। स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, ग्रीनिश येलो। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। AgBr सनलाइट, ये बनाएगा Ag प्लस Br2, बैलेंस करेंगे ट्वाइस AgBr, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है। अगेन जैसे ये सिल्वर क्लोराइड था, ये कौन हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर होता है पेल येलो, लाइट येलो कलर। इसका कलर ऑलरेडी ऊपर मेंशन है, ग्रेस वाइट। ब्रोमीन का कलर मैं लिख देता हूँ, ये कौन है, ब्रोमीन, जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। जैसे ही आपको ब्राउन फ्यूम्स बोले जाए तो वो किसके थे, NO2 के। रेडिश ब्राउन गैस बोली जाए तो वो कौन है, Br2। रेडिश ब्राउन या ब्राउन कंपाउंड बोला जाए तो फिर वो कौन था, Fe2O3। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले यूज होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते थे, तो उसमें जो आपकी जो कैमरा की रील जो होती थी उस पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, जनरली सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी, जो कि स्प्लिट होकर के नेगेटिव जो बनती थी, टेम्परेरी नेगेटिव बनती थी, उसको बनाने में हेल्प करती थी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है वो यूटिलाइज होता है कहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद रखेंगे इस चीज को। तो ओवरऑल हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पढ़े कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरीके की हो सकती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उन सभी के कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग एप्लीकेशंस और देखते हैं डिकम्पोजिशन की। तीन एप्लीकेशन लिख लेते हैं, सफिशिएंट। एप्लीकेशंस का मतलब यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो पहला हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी सोडियम क्लोराइड की, इलेक्ट्रोलिसिस करी थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो उससे हमें सोडियम या एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन हुए थे। मतलब फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ या फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल, फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, मेटल के सॉल्ट से मेटल को ऑब्टेन करना। एक और है आपका, अब जब हम लोग खाना खाते हैं दैट इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का हमारे बॉडी में स्प्लिटिंग होती है, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन भी क्या है हमारा, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड वन एक और अभी हमने देखा था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो 3 एप्लीकेशंस हैं आपकी, या 3 यूजेस हम लोग कॉमनली पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, मेटल्स को आइसोलेट करने में, फूड के डाइजेशन में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अभी हम लोगों ने 3 तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के दौरान आपने देखा कुछ गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा था, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड थी, कहीं हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही थी,
कहीं ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही थी। तो हमें कैसे पता चलता है कि इवॉल्व होने वाली गैस कौन सी है या कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही होगी? तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जिन फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी गैसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हो रही है, कैसे कंफर्म करेंगे? तो देखिए, when we pass the evolved gas, याद रखना मैंने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग कंफर्म करने वाले, डिटेक्ट करने वाले कौन सी है, तो इसीलिए इवॉल्व लिखा है। इवॉल्व मतलब कोई सी हो सकती है, हाँ अगर वो जो मैं काम कर रहा हूँ वो करेगी तो फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी। व्हेन वी पास द इवॉल्व्ड गैस थ्रू ऑरेंज कलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम dichromate, when we pass the evolved gas through orange color solution of potassium dichromate, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, K2Cr2O7, जिसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज। इफ द कलर ऑफ पोटेशियम dichromate solution K2Cr2O7 solution turns green from orange, then the evolved gas is सल्फर डाइऑक्साइड। अगर निकलने वाली गैस को, इवॉल्व होने वाली गैस को आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से पास करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। तो अगर वो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन उस गैस के पास होने पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आप बोल सकते हैं कि इवॉल्व होने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए, बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हुई है, तो फिर मैं यहीं पे पोटेशियम परमैंगनेट पर एक क्वेश्चन और बनता है, उसकी भी बात कर लेता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अलग से आप लिखेंगे, इसी में नहीं करेंगे, इसको स्टार मार्क करके मैं मेंशन कर देता हूँ। KMnO4 दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट। इससे अगर आप सिट्रिक एसिड को पास करते हैं या इसमें आप सिट्रिक एसिड को मिलाते हैं, तो ऐसा करने पर एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। जब आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराया तो ऑरेंज से कैसा हो गया? ग्रीन। और उसी तरीके से अगर आप KMnO4 में सिट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है वो कैसा हो जाता है? कलरलेस। सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है? लेमन जूस। मतलब सिंपली आप क्या करो, लेमन जूस को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स कर दो। ऐसा करने पर जो पर्पल कलर सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो उससे आप सिट्रिक एसिड को डिटेक्ट कर सकते हैं। खैर, ये हमने सिट्रिक एसिड के डिटेक्शन के लिए नहीं पढ़ा, हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसीलिए उससे मिलता जुलता था एक पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसके बारे में भी बात कर ली। तो सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कैसे करते हैं? इवॉल्व होने वाली गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से पास करिए, और ऐसा करने पर अगर जो आपका जो सॉल्यूशन था किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो अगर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा तो आप कंफर्म कर देंगे कि इवॉल्व होने वाली गैस कौन सी थी? सल्फर डाइऑक्साइड थी। इसी तरीके से हम लोग डिटेक्शन या टेस्ट भी बोल सकते थे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बातें करेंगे। टेस्ट या डिटेक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, पहली बात तो आप हमेशा याद रखिए, इट एक्सटिंग्विशेस द
extinguishes the burning candle। अगर कोई बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक है, अगर उसको आप एक निकलने वाली गैस के पास लाए और ऐसा करने पर वो बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल बुझ जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए, तो फिर वो गैस कौन सी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक और तरीका है, इफ वी पास evolved gas through lime water, लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला मैंने कॉमा लगा के लिख दिया। थ्रू लाइम वाटर which turns it, नहीं, due to which if solution turns milky, then evolved gas is कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम निकलने वाली गैस को लाइम वाटर से पास करें, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो दूधिया रंग का, मिल्की कलर का हो जाए, तो फिर जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया। ऐसा करने पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में वाटर, जिसका कलर कैसा हो जाता है इस सॉल्यूशन का? मिल्की कलर। और ये सॉल्यूशन मिल्की क्यों हुआ, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। इफ सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की देन इवॉल्व गैस इज CO2 एंड दिस मिल्की कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन याद रखना, अगर आपने इफ CO2 is taken in excess, अगर CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ऐसा करने पर क्या होगा? अगर आपने इसी रिएक्शन को प्रोसीड कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले तो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? CaCO3 प्लस H2O बनाएगा, जिसका मिल्की कलर मिलेगा। लेकिन CO2 किसमें है? एक्सेस में, और एक्सेस में होने की वजह से ये क्या होगा? अभी और बची होगी, तो ये वापस से इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के रिजल्टेंट बनाएगा CaHCO। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं आगे लिख देता हूँ। ये वापस से और CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसका नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से कैसा कलर मिला था? मिल्की कलर। अब कौन हो गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से यहाँ पे क्या मिलता है? क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, या क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पर ऑब्टेन होने लगता है। मतलब जो मिल्कीनेस अपीयर हुई थी, अगर आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया तो ऐसा करने पर वो मिल्कीनेस यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। आपने क्या करा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, ऐसा करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना, जिसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर हुई। लेकिन जैसे ही आपने CO2 को एक्सेस में लिया, लार्ज अमाउंट में लिया, यहाँ पे मतलब कैसा था? लिमिटेड। अगर एक्सेस में लिया तो रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी और CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगी, जिसके रिजल्टेंट ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जिसका एक ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन विजुअलाइज होगा। मतलब जो मिल्की कलर था वो डिसअपीयर हो गया, मिल्कीनेस क्या होने लगेगी? डिसअपीयर होने लगेगी। याद रहेगी ये बात। अगर लिमिटेड है तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करेंगे, अगर एक्सेस में है तो रिएक्शन यहाँ तक जाएगी। अगर लिमिटेड में था तो मिल्कीनेस अपीयर होती है, अगर एक्सेस में था तो मिल्कीनेस अपीयर होने के बाद क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है,
टेस्ट ऑफ CO2 पूछा जाए तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिखना होता है। अगर लिमिटेड या एक्सेस की बात की जाए तब आपको इसको या इस रिएक्शन को देना होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन को। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पे पहुंचने से पहले ना थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पे के बारे में जनरली आपसे टेस्ट नहीं पूछते। ऑक्सीजन के बारे में जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं, तो उन टर्म्स की या जो चीज़ें इसके बारे में बताई जाती हैं उनकी मैं बातें कर लेता हूँ। जैसे ये क्या होती है, कलरलेस गैस है। पहली बात ये क्या है, कलरलेस गैस है। हेल्प करती है, हेल्प इन कंबशन या बर्निंग, दूसरों को जलाने में हेल्प करती है। तीसरा, रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या होती है, रिक्वायर होती है लिविंग बींग्स के द्वारा। और अगर बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक इसके पास लाई जाए तो वो क्या होगी, और ज़्यादा तेजी से जलने लगेगी। मतलब वो हमने ऑलरेडी बोल दिया हेल्प इन बर्निंग के नाम से, तो उसे अलग से मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टेस्ट की अगर कभी कोई बात कर भी ले तो फिर आप क्या आंसर कर देंगे कि जब हम लोग बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक इसके पास लेके आते हैं तो वो और तेजी से जलने लगेगी, तो फिर आप कंफर्म करेंगे कि वो निकलने वाली गैस या इवॉल्व होने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। अब लास्ट एक टेस्ट और पढ़ते हैं हम लोग किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। मेनली आपको 3 टेस्ट पढ़ने होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए कहीं पे निकलने वाली गैस हाइड्रोजन, इसे कैसे पता करेंगे। आप क्या करिए, जहाँ से ये गैस इवॉल्व हो रही है आप या तो डायरेक्टली उस इवॉल्व गैस के पास बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल ले लीजिए, या उस निकलने वाली गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करो और उसके पास बर्निंग कैंडल ले आओ। दोनों में से कोई भी वर्क कर सकते हैं। हमने क्या तो, और अगर वो जो कैंडल है या मैचस्टिक है वो बर्न करने लगे थोड़े थोड़े एक्सप्लोजन के साथ, स्लाइट एक्सप्लोजन के साथ, पॉप साउंड जिसे बोलते हैं, तो फिर हम कंफर्म करते हैं कि निकलने वाली गैस कौन है, हाइड्रोजन है। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। इफ वी bring the burning, if we bring the burning candle या if we bring the burning candle या burning matchstick, burning candle और matchstick near the evolved gas, नियर द इवॉल्व्ड गैस। अगर हम लोग बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक को इवॉल्व्ड गैस के पास लाते हैं और वो बर्न करने लगती है पॉप साउंड के साथ, और वो किसके साथ बर्न करे, पॉप साउंड के साथ, एंड इट बर्न विद पॉप साउंड। याद रखेंगे इस टर्म को, बार बार यूज होगा। जब भी पॉप साउंड लिखा मिलेगा आपको हमेशा उस याद आएगी कौन, हाइड्रोजन गैस। बर्न विद पॉप साउंड देन, या पॉप साउंड के साथ ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्लाइट एक्सप्लोजन, हल्का सा धमाका होता है, हल्के हल्के से एक्सप्लोजन होते हैं, स्लाइट एक्सप्लोजन। देन द evolved gas must be हाइड्रोजन। अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक किसी इवॉल्व गैस के पास लाएं और वो कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न करने लगे तो फिर इवॉल्व होने वाली गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। तो सारी गैसेस के बारे में जो भी यहाँ की बात हमने करी, सल्फर डाइऑक्साइड है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास कराइए, उसका ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप क्या करिए, लाइम वाटर से पास कराइए, ऐसा करने पर मिल्कीनेस अपीयर होगी, तो इवॉल्व होने वाली गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन बर्निंग कैंडल को और तेजी से जलाने लगेगी, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ कैंडल को जलाने लगेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्लेम्स ऑब्टेन होते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर ग्रीनिश येलो कलर की कोई गैस निकल रही है तो क्लोरीन, और इसके साथ साथ रेडिश ब्राउन कलर की कोई गैस अगर निकलती है तो फिर वो कौन होती है आपकी
ब्रोमीन। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक था डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लेकर के वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया।